ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? शब्द के बारे में। उससे पीछे क्या पढ़ा था? हमने व्यंजनों के प्रकार भी पढ़े। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था आपको। कितने आधार बताए थे? दो आधार। कौन से? घोषत्व के आधार पर कितने थे? दो। अघोष और सघोष। और प्राणत्व के आधार पर? दो। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। फिर शब्द के बारे में थोड़ा सा बता दिया था मैंने। क्या होता है शब्द? वर्णों से मिलकर बने हुए क्या? ठीक है, उसके बाद और क्या बताया था मैंने? और क्या लिखवाया था इसमें? शब्द भाषा की सबसे छोटी। ये वाली जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद में रखना है। ठीक है, एक आता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? क्या है? शब्द है। सिर्फ भाषा की लघुत्तम इकाई की बात कर रही हूँ मैं, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है। क्या होता है? ठीक है, वर्ण। यहाँ पे क्या लिखवाया है? हाँ, अर्थपूर्ण। तो इसमें डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका जो पहला टाइप है, ऐसे ही करके बनाना है आपने। ठीक है, पहले टेबल जैसा बना लेना। ठीक है, पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इसी तरीके से पूछते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। उत्पत्ति, स्रोत मतलब सोर्स, कहाँ से आए हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ये इसी प्रकार से पूछे जाते हैं शब्द। ठीक है, इसके होते हैं आपके वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4, बाकी आपकी बुक्स में दिए होते हैं 5 प्रकार से। ठीक है, तो 5 ही लिख रही हूँ मैं, ब्रैकेट में 4 लिख रही हूँ। जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो 4 ही लिखना है। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं जो कि आपसे पहले से बने हुए हैं। ठीक है, जो ये नया टाइप है ये बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो पहला इसी में जोड़ देना है। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है आपका देशज या देशी भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है विदेशज, और जो 5वां टाइप है आपका वो है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द। ये 5 टाइप। ऐसा पूछ जाता है क्वेश्चन कि कभी कभी पूछ लेते हैं स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने, या इन दोनों को ना लिख करके इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो कितने हैं? 4। वैसे तो 5 बुक्स में दिए हैं, वैसे 4 ही हैं, एग्जाम में आएंगे तो 4 ही लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा व्युत्पत्ति। दूसरा पार्ट जो है वर्गीकरण का, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। इसके हैं आपके 3 भेद। पहला है रूढ़। ये ध्यान देना है कि किसके आधार पर पूछ रहे हैं। ठीक है, जब बात आती है व्युत्पत्ति की या रचना या बनावट की तो 3 भेद हैं, रूढ़, फिर यौगिक। क्या है ये? रूढ़ मतलब शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द, फिर तीसरा है आपका योग रूढ़। इस तरीके से। फिर आता है तीसरा भाग इसका, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। इसके हैं आपके कितने भेद है? इसके 5 है या 2 है? 5 है। 5 लिखवाया आपको पहले। एक थी जो वैसे, एक थी, अनेकार्थी। कितने लिखवाया? 5 या 6? 5। अगर ऐसे देखा जाए तो इसके 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक।
और जो आपके एकार्थी आते हैं वो सार्थक में आ जाते हैं। ठीक है, देखो इसके होते हैं दो भेद वैसे, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, मतलब जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, फिर ये जो आप 5 या 6 जो भी बता रहे हैं वो इस सार्थक के आधार पर आ जाते हैं। सार्थक के भी आगे को पॉइंट्स हैं, ठीक है, निरर्थक के नहीं, क्योंकि निरर्थक का मतलब ये है कि कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो सार्थक में पहला आ जाता है आपका एकार्थक। एकार्थक शब्द, इन्हीं में हम वो वाले पढ़ लेंगे जिसमें आपके मतलब एक शब्द लिखो, जैसे एक वाक्य के लिए एक शब्द आ जाता है ना, पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। दूसरा है आपका अनेकार्थक, तीसरा है आपका पर्यायवाची, या इसको और क्या बोल देते हैं, समानार्थक शब्द। ठीक है, अब चौथा है आपका विपरीतार्थक या विलोम शब्द। पढ़े आपने, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। और एक आता है आपका लास्ट इसमें समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पांचवा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मतलब पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट है इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट, व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक या रूप या प्रयोग के आधार पर। इसके आपके दो ही भेद, एक है विकारी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, विकारी और अविकारी। सबसे पहले तो शब्द में क्या करना, पहले तो उनके आधार ही याद कर लेने हैं, कितने हैं, 4 है, फिर उन 4 आधार पर कितने कितने पॉइंट्स आते हैं वो भी फिर आपको याद रखना। ठीक है, ये वाला बना लो पहले, इसी को देख करके आगे आपने फॉलो करना है सब कुछ। ठीक है, पहले ये तो आपको मतलब पूरा याद हो जाना चाहिए कि कितने कितने भेद आते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा करेंगे हम, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार। लिख लिया ये वाला। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप उत्पत्ति वाली, मतलब पहला पार्ट करेंगे इसका, तत्सम शब्द क्या होता है। इसके बारे में लिखो, पहले तो इसको तोड़ो। तत्सम को कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब तत्सम मतलब तत् होता है, यानी तत् का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ है समान, है ना, समान ही, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, भाषा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तत्सम का मतलब है संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द, देखो सबसे पहली भाषा हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत ही है। तो जो हमारे हिंदी में कुछ शब्द आए हैं कहाँ से आए हैं, संस्कृत से ही, है ना। हालांकि ये चेंज होकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी थी, प्राचीन संस्कृत थी। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों, जिसे हम ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, मतलब संस्कृत से सीधे उठाया और हिंदी में प्रयुक्त हो गए।
मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे, अब जैसे क्या? हाँ, अग्नि। ठीक है, और वायु, माता, पिता। वायु, माता, पिता, और क्या हो सकता है? प्रकाश, सूर्य, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि सीधे ही हमारे संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तत्सम शब्द। समझ में आ गया तत्सम? दूसरा पढ़ेंगे तद्भव। तद्भव शब्द। अब एक तो हमने पढ़ लिया कि तत्सम शब्द क्या हुए, संस्कृत से सीधे ही हिंदी भाषा में प्रयोग में आ गए, है ना। और तद्भव में ये हुआ कि वैसे तो संस्कृत के पहले जो शब्द थे वो सीधे हिंदी में आ गया, अब क्या वो थोड़ा चेंज होकर के आए, मतलब जैसे थे थोड़ा सा उनका बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का बिगड़ा हुआ थोड़ा सा रूप। ठीक है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, पहले तो तद्भव को तोड़ो। सबसे पहले तत् जमा भव, तद्भव। अब इसका क्या मतलब हुआ? तत् मतलब उसके, उससे होना। यहाँ पे अलग मीनिंग है इसका, उससे होना। तत् मतलब उससे और भव मतलब होना, मतलब कि से संस्कृत से भाषा से अलग होना, विकृत होकर आना। ठीक है, तो बन जाता है। हाँ, तद्भव। और ऊपर आ जाता बन गया। कहाँ पे? हाँ हाँ, पढ़ा आपने संधि विच्छेद, जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें पता चल जाए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वहाँ पे तत्सम है, यहाँ क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो उससे होना मतलब संस्कृत से होना, क्या? बिगड़ के आना। तो इसमें लिखेंगे आप, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द या शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर या परंतु प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश व पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण, मतलब इन भाषाओं से गुजर कर आए हमारी संस्कृत। ठीक है, गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, किसके कारण मिलते हैं? हाँ, इन भाषाओं से जो भी लिखवाई आपको, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह। ठीक है, इनसे गुजरने के कारण हमें क्या मिलते हैं? परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तो यह तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो, सबसे प्राचीन भाषा थी हमारी संस्कृत, ये वाला भी रख लेना है आपने यार। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? पाली आई है कि प्राकृत आई है? पाली। उसके बाद आई है प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, अब अपभ्रंश की भी स्टेजेस बताई गई है। सबसे पहली थी आपकी शौरसेनी, है ना, शौरसेनी। फिर उसके बाद जो भी है लास्ट थी आपकी अवहट। ठीक है, अब अवहट से ही हमारी पुरानी हिंदी निकली है। ठीक है, पुरानी हिंदी, और जो भी अब हिंदी थोड़ी निकली, बहुत सारी आर्य भाषाएं निकली है। ठीक है, हिंदी उनके साथ साथ आई है। फिर आपकी आधुनिक हिंदी आई। इस तरीके से है ये क्रम। शौरसेनी, ये है आपकी अपभ्रंश की पहली अवस्था मानी गई है शौरसेनी, और लास्ट मानी गई है अवहट। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि अपभ्रंश की कौन सी अवस्था से हमारी पुरानी हिंदी या फिर हिंदी निकली है। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन। भाषा परिवार अभी मैंने नहीं करवाया ना, भाषा परिवार भी एक इम्पोर्टेंट करवा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा आपने?
डेफिनेशन हो गई। उसके बाद जैसे कैसे कैसे चेंज हुआ, जैसे संस्कृत का कोई एक शब्द ले लेंगे हम, पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, कैसे कैसे चेंज हुआ, फिर हिंदी। ठीक है, जैसे पहला शब्द है आपका, पहले आता था जैसे एक शब्द है उज्जवल, उज्जवल, फिर इसको प्राकृत में क्या बोला गया, उज्जवल। ठीक है, प्राकृत में इसको उज्जवल बोलते थे और हिंदी में बन गया उजाला। ठीक है, इस तरीके से चेंज हुए हमारे संस्कृत के शब्द हिंदी में। ठीक है, ऐसे ऐसे चेंज हुए। फिर उसके बाद जैसे संध्या, संध्या किसका वर्ड हुआ, संस्कृत का। फिर प्राकृत में संध्या बन गया, है ना, और हिंदी में साँझ, है ना। फिर एक आता है आपका हस्त, ये भी संस्कृत का शब्द है, हस्त। फिर प्राकृत में हथ और हाथ बन गया। इस प्रकार से आपका संस्कृत से तद्भव शब्द बने। ठीक है, कितना समझ में आया। इसके बाद तीसरा पार्ट लिखो, देशज शब्द, देशज शब्द। अब देशज देखो नाम से ही पता चलता है, देशज मतलब देश में जन्मे हुए शब्द, है ना, देशज। और अगर विदेशज की बात करें तो विदेश से आए हुए। ठीक है, इसके बारे में लिखो, देशज का अर्थ है, देखो इसको तोड़ोगे तो ऐसे बनता है, देश जमा ज। ये मैंने आपको पहले, ज का मतलब जन्मा हुआ, है ना, जन्मा। जहां भी लास्ट में ज लगा है, लेकिन उसको देख लेना है ध्यान से, उसको स्पेसिफिक मीनिंग भी बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ज मतलब जन्मा, देश में जन्मा। तो देशज का अर्थ है, लिखेंगे, देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। ठीक है, अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, रीजनल इफेक्ट जिस पे पड़ा, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार, किस कारण, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। मतलब जैसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी शब्द को प्रयोग करते थे, वो उसी प्रकार से प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो ये मतलब हुआ देशज का। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, थैला, पेट, है ना, और इसमें लोटा, पगड़ी, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ यहीं पे, जैसे हमारे किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते थे, बट उसी तरीके से हिंदी में भी प्रयोग होने लगे। ठीक है, उनको मतलब बदला नहीं गया, वैसे ही प्रयोग में लाने लगे, है ना। टांग, गाड़ी, इस तरीके से। हाँ जी, ठीक है, तो ये हमारे देशज शब्द। आपके लिए होमवर्क क्या है, जितने भी मैं ये तत्सम तद्भव करवा रही हूँ, आपने 10 एग्जाम्पल लिख के लाने हैं कल इनके। कितने, 10 एग्जाम्पल सभी के। ठीक है, तत्सम के भी, तद्भव के भी, देशज के और विदेशज। इससे क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, ये कौन सा वर्ड किसका है। ठीक है, मतलब तद्भव शब्द कैसे तत्सम से बना या संस्कृत से बिगड़ा हुआ बना वो शब्द। ठीक है, कैसे परिवर्तित हुआ उस तरीके से। ठीक है, लास्ट में इसका पार्ट, विदेशज लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, विदेशज या इसको विदेशी भी बोलते हैं। अब फिर से यहाँ पे ज है तो मतलब विदेश, मतलब विदेश में जन्मा। ठीक है, तो विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा या विदेश से आया हुआ शब्द। ठीक है, देखो इसमें हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो है तो विदेशी मूल के, कहाँ के, जो है तो विदेशी मूल के,
परंतु हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, परंतु परस्पर संपर्क के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द में कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों ही अपना लिया गया है। विदेशी शब्द में कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों ही अपना लिया गया है। वो कौन कौन से हैं? जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं जिसको हम हिंदी में भी लिखते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ऑर्डर, ऑफिस, है ना, ऑर्डर, कंपनी लिखते हैं ना हिंदी में भी, कंपनी, हाँ, क्रिकेट, कैंप, है ना, ये सारे क्या हिंदी में लिख लेते हैं ना, मतलब ज्यों के त्यों ही अपनाए गए हैं। ठीक है, स्कूल हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कैसे शब्द हुए, कैसे है ये विदेशी? ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हिंदीकरण करके बनाया गया है। अगली लाइन लिखेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदीकरण या तत्भवीकरण जिसे बोलेंगे आप। ठीक है, मतलब तत्व को मतलब बिगड़ कर आए हुए हैं। ठीक है, हिंदीकरण करके बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? जैसे हम बोलते हैं ऑफिसर, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है ऑफिसर, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? अफसर, है ना, बोलते हैं ना बड़े अफसर लोग, अफसर ऐसे लिखते हैं इसको हिंदी में। ये है वो वाले शब्द जिनको हिंदीकरण करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे एक है कैप्टन, कैप्टन को क्या बोलेंगे? कप्तान, है ना, कप्तान। एक हो गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? अस्पताल। तो यहीं से बना है अस्पताल। ठीक है, एक होता है गोडाउन, गोडाउन, तो उसका बन गया गोदाम। और एक हमारा मंथ है, जैसे ये मंथ भी देख लो सारे, है ना, जैसे जनवरी, जनवरी से क्या बना? जनवरी, फरवरी, फरवरी। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है इनको। कुछ हमारे अरबी फारसी के भी आ जाते हैं शब्द, है ना, जिनको क्या करते हैं, हाँ, ठीक है, उनको क्या है हमने हिंदी में अपना लिया है। ठीक है, वैसे ही बोल देते हैं हम उनको। ठीक है, तो वो हमारे कैसे शब्द हुए? विदेशी। लास्ट होता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द से कुछ पता नहीं लग रहा है ना कि भाई क्या मतलब हो सकता है, कि लग रहा है कुछ? जो अलग अलग भाषा का होगा। हाँ, आपने पढ़ा है, पहले तो बोल रहे हो आप, पढ़ा है ना, मतलब याद है। किसी का नाम तो नहीं है शंकर, उनको देख के याद आ जाता है कि भाई हाँ वो मतलब था। कई बार हमने ट्रिक्स भी बनाई होती है कि ऐसा करके करेंगे। संकर शब्द क्या होता है? देखो, दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, है ना, दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से, दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को
मेल से बने नए शब्दों को क्या कहेंगे? संकर शब्द। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा एक छाया जमा तार। अभी छाया किसका हो सकता है? छाया है संस्कृत का शब्द। किसका? संस्कृत का। और ये दार किसका है? ये है फारसी भाषा का। किसका? फारसी। तो क्या बना इसका? छायादार, है ना, बन गया एक शब्द। दो अलग अलग भाषाएं, एक शब्द बन गया। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी रेलगाड़ी। रेल गाड़ी। अब आप बताओ ये कौन कौन सी भाषाओं के हो सकते हैं? गाड़ी तो आपने बताया था विदेशी शब्द है। हाँ, मतलब देसी मतलब देसी और विदेशी। देशज मतलब क्या? देश में जन्मा। तो हिंदी में ही हो रहा है ना ये प्रयोग, तो हिंदी का शब्द है, ऐसा पूछ रही हूँ मैं, हिंदी भाषा। हिंदी और रेल अंग्रेजी का है। इंग्लिश का है इसमें। हाँ। तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। अलग अलग भाषाएं आ गई। जैसे एक है पानदान। पानदान। अब पान कौन सी भाषा का हो सकता है? आप बताओ जरा। पान कहाँ खाते हैं पान? भारत में ही, बाहर भी खाते हैं? पान होगा हिंदी का। हिंदी का है। हाँ जी, हिंदी का पान। ठीक है, और दान फारसी भाषा का है। ठीक है, पान दान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शंकर शब्द बनते हैं। तो 10-10 मैंने आपको बोल दिया है, आपने लाने हैं लिख करके। ठीक है, कल यहाँ पे चेक होंगे। इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं होगा, है ना। आपको ज़्यादा याद रहेगा कि हमने किया था तो किस भाषा का, तो ये फिर किस शब्द का था। ठीक है, दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अभी है 10 मिनट। दूसरा पार्ट क्या लिखवाया है? हो गए 5 आपके इसके टाइप। ठीक है, कुछ नया बना किया था। हाँ इनको कर लेते हैं। 3 पार्ट इसके कल करना। ज़्यादा हो गया? थोड़ा थोड़ा कर लो, कुछ नहीं है। इसके बारे में मत पढ़ना, इसको रिवाइज मत करना। जो अभी तक करा है इसको करना। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका रचना, बनावट और क्या लिखवाया? व्युत्पत्ति के आधार पर। कितने पार्ट है? 3, है ना। पहला है आपका रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? इसके बारे में लिख लो पहले, फिर समझाती हूँ। जिन शब्दों के, अरे इजी है, कुछ नहीं है इस पे, बहुत इजी है ना, समझ के करोगे तो कुछ नहीं है। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्द के मेल से न बने हो, अन्य शब्द के मेल से न बने हो। अब देख लो, डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, कि अगर हम किसी शब्द का खंड करेंगे, मतलब उनको तोड़ेंगे, तो उनके जो खंड होंगे उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ घर। अब घर का मैं क्या करूँगी? घ जमा र। तो आपको लग रहा है कि इन दोनों का कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। तो कैसा शब्द हुआ है? रूढ़ शब्द हुआ। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ चावल, है ना, अब इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो लग रहा है कि इनका कोई है मतलब? कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब ये कैसे शब्द हुए? रूढ़ शब्द हुए। जैसे घोड़ा, अब घोड़ा को तोड़ो, है कुछ मतलब? कुछ मतलब नहीं है, है ना। इसमें लिखेंगे एक लाइन और आप, इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। मौलिक शब्द या, ये लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अयौगिक मतलब, अयौगिक मतलब यौगिक होता है, हाँ मेल से बना ना, शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एक ही बात करते हैं, वो तो क्या आपके थे ना। क्या होता है? किसका? अयौगिक, जिसका मेल नहीं होता, मेल से बन, जब अभी जो डेफिनेशन लिखवाई इसी का मतलब है ये। ठीक है, जो आपको रूढ़ की डेफिनेशन लिखवाई है इसी की हो गई।
मतलब रूढ़ शब्द को ही क्या कहा जाता है, मौलिक या अयौगिक शब्द। दूसरा पार्ट आपको क्या लिखवाया है इसका, यौगिक लिखवाया है, तो उसमें आ जाएगा फिर यौगिक का मतलब मेल से जो बनता है, जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।